अगली सुबह दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से जियान ए की नींद खुल गई। आवाज़ पहले से ही बहुत धीमी थी, लेकिन मानसिक साधना तकनीकों को आत्मसात करने के बाद जियान ए की सुनवाई असाधारण रूप से तेज़ हो गई थी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। उसने समय देखा। सुबह के केवल 4 बजे थे। क्या चेन जिन वापस आ गया था? इस विचार को मन में रखते हुए जियान ए अपने पजामा में बिस्तर से उतर गई। वह दरवाजे तक गई और लिविंग रूम को देखने के लिए इसे खोला। यह वास्तव में चेन जिन था। चेन जिन ने सूट और चमड़े के जूते पहने हुए थे। उसके बाल छोटे थे और वह बहुत अधिक सुंदर और गहरा लग रहा था, जैसे कि वह पर्याप्त सोया नहीं था। आप इस समय वापस क्यों आए हैं? कमरे से बाहर निकलने से पहले जियान ने एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने चेन जिन की ओर देखा और पूछा। जियान ए की अचानक उपस्थिति से चेन जिन हैरान रह गए। ये सुनकर वह माफ़ी मांगते हुए कहने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने पहले ही सावधान रहने की पूरी कोशिश की है। मुझे तुम्हें जगाने की उम्मीद नहीं थी। फिर वह कॉफ़ी टेबल पर गया और पीने के लिए एक गिलास पानी डाला। फिर उन्होंने जियान ए की ओर देखा और कहा, किंगहुआन का पहला दृश्य खत्म हो गया है। मैं 2 दिन आराम कर सकता हूँ, इसलिए वापस आ गया। इतना कहने के बाद वह सोफे पर लेट गया और अपनी गर्दन हिलाने लगा। जियान ए उसकी तरफ चला गया और बैठ गया। उसने उसे एक और गिलास पानी डाला। चेन जिन के थके हुए चेहरे को देखकर वह मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये कैसा है? क्या आप अभी भी अनुकूलन कर रहे हैं? मुझे लगता है आप थके हुए लग रहे हैं। चेन जिन मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। मैं थका नहीं हूँ। किंगहुआन थका हुआ है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि वह पिछले कुछ दिनों से कितनी थकी हुई है। वह दिन में केवल 3 से 4 घंटे ही सो पाती हैं। जब वह उठती थी तो उसे मेकअप करना होता था और अपनी पंक्तियाँ याद करनी होती थीं। उनका वज़न काफ़ी कम हो गया है। अगर उसे ये पसंद नहीं आया तो उसके लिए इस पर बने रहना बहुत मुश्किल होगा। ये सिर्फ किंगहुआन नहीं है। ऐसे एक्स्ट्रा कलाकार भी हैं जो कुछ मिनटों या सिर्फ एक दृश्य को फिल्माने के लिए पूरा दिन इंतजार करते थे ताकि निर्देशक उन्हें देख सके और अगली बार लाइनों के साथ भूमिका मिलने की संभावना बढ़ जाए। ये दृश्य अपनी आंखों से देखने के बाद ही मुझे पता चला कि सेलिब्रिटी बनना इतना आसान नहीं है। प्रतिभा इसका एक हिस्सा है, लेकिन अवसर भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ग्लैमरस सतह के तहत हर किसी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। बात सिर्फ इतनी है कि इसके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ ही दिनों में चेन जिन बिल्कुल अलग व्यक्ति में बदल गया। सभी ने कहा कि वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है। ये बातें बिल्कुल भी झूठी नहीं थीं। जियान ए अपने बोलने के वर्तमान तरीके से बता सकता है। जियान ए केवल मुस्कुराया और आह भरी। आप बहुत प्रबुद्ध थे। यह सही है। अतीत में मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं मनोरंजन जगत और मशहूर हस्तियों के इतना करीब रहूंगा। लेकिन जब मैं उनके करीब आया और उनके जीवन में शामिल हो गया, तो अब मुझे समझ में आया कि हर किसी की सफलता संयोग से नहीं होती। चेन जिन ने धीरे से कहा। किंगहुआन का प्रदर्शन कैसा था? क्या निर्देशक वांग यिमिंग उन्हें पसंद करते थे? जियान ए ने शांति से पूछा। वह जिया किंगहुआन के बारे में चिंतित थी। जिया किंगहुआन के उल्लेख पर चेन जिन की आंखों में तुरंत उत्साह फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत बार बार सिर हिलाया और बिना रुके उसकी प्रशंसा की। यदि आपके पास मौका है तो आपको अपनी आंखों से किंगहुआन के प्रदर्शन को देखने के लिए फिल्म सेट पर जाना होगा। निर्देशक वांग यिमिंग ने कहा कि वह स्वाभाविक थीं। जब मैंने पहली बार किंगहुआन का प्रदर्शन देखा तो मैं चौंक गया।
कई लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह पहली बार था जब वह कैमरे के सामने थीं। निर्देशक वांग यिमिंग के अलावा यू बुयाओ भी व्यक्तिगत रूप से किंगहुआन का स्वागत करने आए थे। उन्होंने उनके त्रुटिहीन अभिनय के लिए उनकी प्रशंसा की और उन्हें कई तकनीकें भी सिखाईं। किंगहुआन बहुत उत्तेजित था। चेन जिन का वर्णन सुनकर जियान ए के होठों पर मुस्कान अवचेतन रूप से चौड़ी हो गई। वह किंगहुआन की अभिव्यक्ति की कल्पना भी कर सकती थी जब यू बुयाओ उसके पास आया था, मानो कुछ सोच रहा हो। चेन जिन ने जियान ए की ओर देखा और कहा, इसके अलावा किंगहुआन के पास अब कोई एजेंसी नहीं है। निर्देशक वांग यिमिंग ने पहले ही कहा था कि वह किंगहुआन पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। यू बुयाओ के स्टूडियो ने भी किंगहुआन से उसके लिए पूछा। राय लू जियाओ ने भी कंपनी को उसकी सिफारिश की। हे जीआई की कंपनी ने भी किंगहुआन पर ध्यान दिया। किंगहुआन के प्रबंधक के रूप में कई कंपनियां मेरे माध्यम से किंगहुआन के साथ मैत्रीपूर्ण दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने की उम्मीद में मुझसे संपर्क कर रही हैं। उनमें से कुछ ने चिप्स के रूप में कुछ महिला नायकों की स्क्रिप्ट और ब्रांड समर्थन की भी पेशकश की। ये स्पष्ट है कि इन लोगों ने किंगहुआन का असीमित भविष्य देखा है। अन्यथा एक नवागंतुक के रूप में इतने अच्छे संसाधन होना असंभव है। जब जियान ए ने ये सुना तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। हालांकि उनका मानना था कि किंगहुआन निर्देशक वांग यिमिंग को निराश नहीं करेगा, लेकिन उन्हें उनसे इतने प्रतिभाशाली होने की उम्मीद नहीं थी। वह केवल कुछ दिनों के लिए ही टीम में थी, लेकिन पहले ही विभिन्न कंपनियों की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। बेशक निर्देशक वांग यिमिंग द्वारा चुना जाना ही उन्हें पहचान दिलाने के लिए पर्याप्त था। आप और किंगहुआन क्या सोचते हैं? जियान ए ने गंभीर भाव से पूछा। चेन जिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उन्होंने कहने से पहले कुछ देर सोचा। सबसे पहले आप जान सकते हैं कि किंगहुआन के पिता नहीं चाहते कि वह मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करे। दूसरे, जिया ग्रुप की तियानहुआन एंटरटेनमेंट कंपनी पहले से ही देश में उद्योग में सबसे उत्कृष्ट में से एक है। कंपनी में अनगिनत बड़े नाम हैं और वे सभी देश में मनोरंजन उद्योग की रीढ़ हैं। यदि किंगहुआन मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करती है, तो उसके पिता उसे केवल अपनी कंपनी में ही हस्ताक्षरित करने देंगे। किंगहुआन के विचार क्या हैं? जियान ए ने फिर पूछा। जब चेन जिन ने ये सुना, तो वह धीरे से आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मुश्किल हिस्सा ये है, किंगहुआन तियानहुआन के साथ अनुबंधित नहीं होना चाहता। स्पष्ट रूप से कहें तो वह विद्रोही है और उसने मेरे साथ इस समस्या पर गहराई से चर्चा की। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपने पिता की व्यवस्था नहीं चाहती, वह अपनी इच्छानुसार चयन करना चाहती थी। अगर उसने कोई गलती भी की तो उसे इसका पछतावा नहीं होगा। जब जियान ए ने ये सुना तो वह हंसे बिना नहीं रह सकी। यह वही जिया किंगहुआन थी जिसे वह जानती थी। वह जैसा चाहती थी वैसा करती थी और छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करती थी। आप उसके मैनेजर हैं। आपको फ़ायदे और नुकसान का आकलन करना चाहिए और उसे सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। जियान ए ने अपना स्वर शांत किया और चेन जिन की ओर देखा। चेन जिन के चेहरे पर अभी भी गंभीर भाव थे और उन्होंने थोड़ा सा भौहें चढ़ा लीं। निर्देशक वांग यिमिंग के पास टेलीविजन नाटक संसाधन हैं जो सभी कलाकार अपने सपनों में चाहते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि निर्देशक वांग यिमिंग केवल टेलीविजन नाटक और केवल युवा नाटक ही फिल्माते हैं। अगर वह उसके साथ अनुबंधित हो जाती है, तो मुझे डर है कि किंगहुआन का भविष्य का अभिनय पथ तय हो जाएगा। यू बुयाओ का स्टूडियो जाने के लिए एक अच्छी जगह है। यून बुयाओ की विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं हैं। वह पहले भी कई तरह की फिल्मों में काम
कर चुकी हैं। उसकी तरफ से किंग हुआन बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन चेन जिन कुछ कहना चाहते थे लेकिन झिझक रहे थे, जैसे कि उन्हें कुछ चिंताएं हों। जियान ए ने उनके लिए जारी रखा, ये सिर्फ इतना है कि यूं बुयाओ देश में एक अच्छी तरह से योग्य सुपरस्टार हैं। वह बहुत उत्कृष्ट है। एक नौसिखिया के रूप में किंग हुआन को एक कम महत्वपूर्ण छोटी कंपनी पर हस्ताक्षर करना चाहिए। कार्यों में मात्रा नहीं बल्कि सार मायने रखता है। अन्यथा इससे पहले कि वह एक स्टार के रूप में उभर पाती, अत्यधिक ओवरड्राफ्ट के कारण गिर जाएगी। जियान ए ने सिर पर कील ठोक दी। चेन जिन की आंखें चमक उठीं और उन्होंने जियान ए की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी मित्र से मिले हों। उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, मैं तो यही सोचता हूँ, लेकिन मैंने कभी किंग हुआन को बताने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसके लिए एक बड़ी कंपनी के साथ अनुबंध करने का मौका था। मुझे डर है कि वह इसे स्वीकार नहीं कर पाएगी। आप उसे कम आंक रहे हैं, जियान ए ने कहा और चेन जिन को एक आरामदायक मुस्कान दी। मैं बता सकता हूँ कि आप किंग हुआन के बारे में सोच रहे हैं। वह प्रसिद्धि और भाग्य की व्यक्ति नहीं है। यदि वह हस्ताक्षरित कंपनी की ताकत के बारे में इतनी परवाह करती, तो वह अपने परिवार के तियानहुआंग एंटरटेनमेंट को अस्वीकार नहीं करती। ये समझ में आया। बातचीत की इस अवधि के बाद चेन जिन को भी समझ में आया कि किंग हुआन किस तरह का व्यक्ति था। हालांकि किसी कारण से वह खुद को ये कहने के लिए नहीं ला सका। हालांकि वह किंग हुआन के लिए ऐसा कर रहा था। वह मदद नहीं कर सका लेकिन महसूस किया कि उसे नुकसान हुआ है। शिकायतें। अपने गुणों के कारण वह सर्वोत्तम कंपनी पर हस्ताक्षर कर सकती थी और सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त कर सकती थी। चेन जिन की अभिव्यक्ति को देखकर जियान ए को उनकी दुविधा समझ में आ गई। वह अपने होठों को भींचने और एक पल के लिए सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। फिर उसने चेन जिन की ओर देखा और कहा, इस बारे में क्या ख्याल है? चूंकि आज मेरे पास कुछ नहीं है, तो आइए किंग हुआन से मिलने और उसके साथ इस पर चर्चा करने की व्यवस्था करें। संयोग से मुझे भी उससे कुछ बात करनी है। वास्तव में चेन जिन खुश थे। उसने जियान ए की ओर देखा और कहा, क्या आप उसे बताने में मेरी मदद करेंगे? जियान ए मुस्कुराया और सिर हिलाया। आपने खुद को उसकी जगह पर रखकर उसके बारे में सोचा है। वह आपको धन्यवाद देगी। जियान ए की बातें सुनकर चेन जिन शर्मिंदगी से मुस्कुराए और अपना सिर खुजलाया। हालांकि कोई अपने पद के लिए जिम्मेदार होता है। किंग हुआन एक बहुत अच्छा इंसान है। वह मेरे और दूसरों के लिए अच्छा है। ये सिर्फ इतना है कि मैं एक पेशेवर प्रबंधक नहीं हूँ। कभी कभी मैं बहुत अधिक विचार करता हूँ। मुझे डर है कि मैं उसे गलत निर्णय लेने में मदद करूँगा और इसके बजाय उसकी प्रगति में देरी करूँगा। चेन जिन की आंखों में अस्पष्ट रूप से धड़कती बेचैनी और हीन भावना को देखकर जियान ए भावुक होने से खुद को रोक नहीं सका। उसने मन ही मन सोचा कि वह एक दयालु और अद्भुत व्यक्ति था। चेन जिन एक उचित और भावुक व्यक्ति थे। अन्यथा वह किंग हुआन के लिए दिल का दर्द महसूस करते हुए हर चीज के फायदे और नुकसान पर विचार नहीं कर पाएगा। जियान ए को नहीं पता था कि एक प्रबंधक के पास किस तरह के पेशेवर कौशल और मानक होने चाहिए, लेकिन उनकी राय में चेन जिन अभी तक एक प्रबंधक के रूप में पर्याप्त परिपक्व नहीं हो सकते हैं। लेकिन समय के साथ वह एक उत्कृष्ट प्रबंधक बनने में सक्षम होंगे। तुरंत उसने चेन जिन के कंधे को सांत्वना भरे अंदाज में थपथपाया। जियान ए ने धीरे से कहा, यदि आपके पास बहुत अधिक विचार हैं, तो आप इसके बजाय संयमित रहेंगे। उस समय ये केवल उल्टा असर करेगा। आपको किंग हुआन और खुद पर विश्वास करना चाहिए। जियान ए का स्वर कोमल लेकिन दृढ़ था।
उसके शब्दों ने धीरे धीरे चेन जिन के दिल पर असर डाला। चेन जिन ने उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। अंत में वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। जियान ए भी मुस्कुराया। फिर उसने उससे पूछा, क्या आपके पास किंग हुआन का नंबर है? जब चेन जिन ने ये सुना तो उसने जल्दी से अपनी जेब से एक फ़ोन निकाला। जियान ने एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बोला, क्विंग हुआन ने यह आपके लिए खरीदा है? जब चेन जिन ने ये सुना तो वह शर्मिंदगी से मुस्कुराए। मैंने कहा कि मुझे यह नहीं चाहिए, लेकिन उसने कहा कि यह नौकरी की आवश्यकता है, अन्यथा वह मुझसे संपर्क नहीं कर पाएगी। बोलते समय उसने अपने कपड़ों की ओर देखा और कहा, किंग हुआन ने ये कपड़े मेरे लिए भी खरीदे हैं। जियान ए समझ गया। ये किंग हुआन की शैली प्रतीत हुई। उसके प्रबंधक के रूप में उसके पास उपस्थिति से लेकर उपकरण तक सब कुछ होना चाहिए। उनके अपने शब्दों में ये फिजूल खर्ची का मामला था। क्या हम अभी कॉल करें? चेन जिन ने पूछा। जियान ए ने सिर हिलाया। चेन जिन ने अपने संपर्क खोले और किंग हुआन का नंबर पाया। उसने जल्दी से इसे डायल किया। जैसा कि अपेक्षित था, जिया क्विंग हुआन अभी भी जाग रहा था। फ़ोन उठाने से पहले केवल एक बार ही उसकी घंटी बजी। हेलो भाई जिन। फ़ोन के दूसरे छोर से जिया क्विंग हुआन की हल्की आवाज़ आई। थकान का नामोनिशान नहीं था, जैसे कि उसे उम्मीद नहीं थी कि किंग हुआन इतनी जल्दी कॉल उठाएगा। चेन जिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने तुरंत कहा, किंग हुआन, मैं घर पर हूँ। जियान ए भी घर पर है। जैसे ही वह बोला, चेन जिन ने कॉल को स्पीकर पर रख दिया और फ़ोन को जियान ए के सामने रख दिया। जियान ए ने तुरंत फ़ोन पर कहा, किंग हुआन, चलो आज खाना खाते हैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब जिया क्विंग हुआन ने ये सुना तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। ठीक है, फिर आज रात? ठीक है, आज रात मिलते हैं। चेन जिन बहुत थका हुआ था। कॉल काटने के बाद जियान ए ने उसे स्नान करने और आराम करने के लिए कहा। सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। जियान ए का वापस सोने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने अपने कपड़े बदले और प्रशिक्षण के लिए यार्ड में चली गई। रात में जियान ए चेन जिन के साथ बाहर गया। जिया क्विंग हुआन काफ़ी पहले हाइचिंग जिले के एक हॉटपॉट स्टॉल पर पहुंचे थे। वहां बर्तनों से भरी एक मेज थी। मैंने पहले ही सब कुछ ऑर्डर कर दिया है। देखें कि आप और क्या खाना चाहते हैं। हम और जोड़ सकते हैं। चेन जिन के निराश्र की तुलना में उपस्थिति में जिया क्विंग हुआन ऊर्जावान दिख रही थी। ये बहुत हो गया। आपने बहुत अधिक ऑर्डर किया है। बीफ, मटन, बत्तख की आंतें, ट्रिप्स और विभिन्न सब्जियां और मीटबॉल सभी मेज पर ढेर में रखे हुए थे। बगल में एक ट्रॉली भी थी जो सामग्री से भरी हुई थी। यह ज्यादा नहीं है। मैं बहुत लालची हूँ। जिया किंग हुआन ने जियान ए को ऐसे देखा जैसे वह एक भूखा व्यक्ति था जो आजीविका कमाने की कोशिश कर रहा था। उत्पादन टीम भोजन को छोड़कर हर चीज़ में अच्छी है। हर दिन तीनों भोजन टेकआउट बॉक्स होते हैं। जियान ए हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आप केवल 4 या 5 दिनों के लिए टीम में रहे हैं, लेकिन आप पहले से ही टेकआउट बॉक्स के बारे में शिकायत कर रहे हैं। ये सुनकर जिया क्विंग हुआन ने अपने होंठ भींच लिए। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मैं इसे हर दिन खाकर थक गया हूँ। मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरी भूख को संतुष्ट करने के लिए है। यह आनंददायक नहीं है। चेन जिन, जो बगल में थे, कहने से खुद को नहीं रोक सके। मुझे लगता है कि प्रोडक्शन टीम के टेकआउट बॉक्स काफ़ी स्वादिष्ट हैं। व्यंजन भी हर दिन अलग होते हैं। ये बुरा नहीं है, लेकिन मैं इसे हर दिन नहीं खा सकता, जिया क्विंग हुआन ने कहा। फिर उसने जल्दी से अपना हाथ लहराया और जियान ए की ओर देखा। ठीक है,
चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते थे? मुझे बताओ। चलो खाना खाते समय बात करते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जिया क्विंगहुआन ने वसायुक्त गोमांस की एक पूरी प्लेट उठाई और बर्तन में डाल दी। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि मांस सख्त होगा। ऐसा लग रहा था कि वह हॉटपॉट के लिए तरस रही थी। जियान ए और चेन जिन ने एक दूसरे को देखा और फिर जिया क्विंगहुआन को देखा। जियान ए ने सबसे पहले बात की। चेन जिन ने मुझे आपकी स्थिति के बारे में बताया। निदेशक वांग यिमिंग की कंपनी और यूं बुयाओ के स्टूडियो सहित कई कंपनियां आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहती हैं। जिया क्विंगहुआन उनके सामने बैठी और ये सुनकर धीरे से सिर हिलाया। वह ये सब बातें जानती थी। ऐसी कंपनियां भी थीं जो उससे बात करने के लिए उसके प्रबंधक के पास गईं। लेकिन उसने उन सभी को एक ही वाक्य में रोक दिया। कृपया हर चीज़ के बारे में मेरे प्रबंधक से बात करें। जियान ए ने पूछा। आप क्या सोचते हैं? जिया क्विंगहुआन ने पलकें झपकाईं और उसकी नज़र चेन जिन पर पड़ी। वह बिना सोचे समझे मुस्कुराई और बोली, मैं भाई जिन की बात सुनूंगी। वह मेरा मैनेजर है। बेशक, वह मुझे निर्णय लेने में मदद करेगा। जिया क्विंगहुआन और चेन जिन किसी भी कंपनी से संबंधित नहीं थे। फिर, एक कलाकार के रूप में, जिया क्विंगहुआन के प्रबंधक को बातचीत करने और सभी व्यवस्थाओं और सहयोग मामलों को अंतिम रूप देने में उसकी मदद करनी चाहिए। ये बात समझ में आने वाली थी। हालांकि जियान ए को उम्मीद नहीं थी कि जिया क्विंगहुआन को इतने महत्वपूर्ण मामले पर कोई आपत्ति नहीं होगी और चेन जिन को पूरा अधिकार दिया जाएगा। चेन जिन भी स्तब्ध थे। क्विंगहुआन के भरोसे से मिली खुशी और कृतज्ञता के अलावा उसे और भी अधिक दबाव और चिंता महसूस हुई। क्विंगहुआन को जितना अधिक उस पर भरोसा था, उसे उतना ही अधिक डर था कि वह गलती करेगा। क्विंगहुआन, यह आपके भविष्य से संबंधित है। आपको टिप्पणी करने और निर्णय लेने का अधिकार है। चेन जिन ने अपनी अभिव्यक्ति को सीधा किया और जिया क्विंगहुआन से कहा। वह दोष मढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि क्विंगहुआन को भविष्य में इसका पछतावा हो। जिया क्विंगहुआन ने बस पलकें झपकाईं और चेन जिन की ओर देखा। मुझे अपने पिता की व्यवस्थाएं पसंद नहीं हैं। बस इतना ही। लेकिन आप मेरे साथी और मेरे प्रबंधक हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे सर्वोत्तम निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। जिया क्विंगहुआन ने कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी एकमात्र आपत्ति यह है कि हमें निश्चित रूप से तियानहुआंग एंटरटेनमेंट के साथ हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। जब चेन जिन ने ये सुना, तो वह बात करना बंद करने से खुद को रोक नहीं सके। वह जानता था कि वह पेशेवर नहीं है और उसे समाज का बहुत अनुभव नहीं है। वह केवल 500 युआन प्रति दिन के वेतन के कारण इस नौकरी को स्वीकार करने के लिए मोटी चमड़ी वाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह क्विंगहुआन को इतना बड़ा निर्णय लेने में मदद करेगा। वह जानता था कि वह पीछे नहीं हट सकता। इससे क्विंगहुआन का भरोसा निराश होगा। हालांकि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने केवल जूनियर हाई स्कूल से स्नातक किया था, ये कदम उठाना कितना मुश्किल था। कुछ दिन पहले वह एक बार में सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड था, जिसे हर महीने 1000 युआन का वेतन मिलता था। अब वह गलती से मनोरंजन मंडली में प्रवेश कर गया था। एक नौसिखिया प्रबंधक बन गया। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। जिया क्विंगहुआन ने चेन जिन की ओर देखा जैसे कि उसकी चिंता को समझ रहा हो। जब उसने चेन जिन की ओर देखा तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन शांत हो गई। भाई जिन, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि मुझे इस समय एक अधिक पेशेवर प्रबंधक ढूंढना चाहिए
और आप वह व्यक्ति हैं जिसे मैंने संख्याएं बनाने के लिए अंतिम समय में खींच लिया था। आपको मेरी भविष्य की योजनाओं में शामिल नहीं होना चाहिए, है ना? जिया क्विंगहुआन ने चेन जिन को गंभीरता से देखते हुए कहा। चेन जिन ने अपना सिर उठाया और जिया क्विंगहुआन की आंखों से देखा। उसने अपने दिल में थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन अंत में उसने फिर भी सिर हिलाया। उसने यही सोचा था, अब जो कुछ भी हुआ वह उसके लिए बहुत अच्छा था। यह इतना अच्छा था कि उसे दोषी महसूस हुआ और लगा कि इसमें से कुछ भी उसका नहीं है। ये देखकर जिया क्विंगहुआन थोड़ा मुस्कुराया। मेरे लिए एक पेशेवर प्रबंधक ढूंढना स्वाभाविक रूप से मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जिया क्विंगहुआन ने हल्के से सांस छोड़ी। उसने चेन जिन की ओर देखा और जारी रखा। वास्तव में शुरू से ही मैंने शो में मदद करने के लिए तुम्हें अपने पास खींच लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं उस समय अपने बारे में बहुत आश्वस्त नहीं थी। मैं अभिनय करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ये पसंद है या नहीं। उस समय मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी। मैंने इस अवसर को एक प्रयास के रूप में लिया। कम से कम मैं खुद का सामना कर सकती थी। क्या मुझे अभिनय करना चाहिए या नहीं? अब मैं सभी को स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि फिल्मांकन कठिन है, लेकिन मुझे ये पसंद है। अब आप एक नौसिखिया प्रबंधक हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं और गलती करने से डरते हैं। आप मुझे फंसाने से डरते हैं। मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन एक अभिनेता के रूप में मैं खुद एक नवागंतुक हूँ। आपकी तरह कई चीजें हैं जो मैं पहली बार कर रहा हूँ। हर चीज के लिए पहली बार होना जरूरी है ना? कोई भी जन्मजात प्रबंधक नहीं होता। हर किसी ने शुरुआत से ही शुरुआत की। मैं संभवतः आपको केवल इसलिए नहीं निकाल सकती क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं एक अभिनेत्री बनने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम एक साथ सुधार कर सकते हैं। भले ही हम गलतियाँ करें या असफल हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक साथ परिणामों का सामना करेंगे। ये शब्द इतने सच्चे थे कि जियान भी प्रभावित हो गए। यह जिया क्विंगहुआन का सबसे गंभीर क्षण था, जिसे उसने तब से देखा जब से वह उसे जानती थी। जियान के आश्चर्य के लिए क्विंगहुआन और चेन जिन एक दूसरे को केवल कुछ दिनों से जानते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन टीम में पूरे दिन एक दूसरे के साथ बातचीत की, उनमें एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हुईं। चेन जिन ने खुद को जिया क्विंगहुआन के स्थान पर रखा, और जिया क्विंगहुआन भी वैसा ही था। वह उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ेगी क्योंकि वह पेशेवर नहीं था। इस तरह की आपसी प्रशंसा का रोमांटिक भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल उसकी और बाई झोउ की तरह। अंत में जिया क्विंगहुआन ने कहा, बेशक ये सभी मेरे विचार हैं। मैं एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हूँ, और मैं तुम्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन मैंने अभी जो कहा है, उसके बारे में मैं गंभीर हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो और मेरी मदद कर सकते हो। मुझे ये भी विश्वास है कि तुम भविष्य में सबसे उत्कृष्ट प्रबंधक होगे। क्विंगहुआन के अंतिम शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट था। अगर चेन जिन पेशेवर नहीं थे तो उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। वह बस यही चाहती थी कि वह उसका मैनेजर बने। हालांकि वह चेन जिन को मजबूर नहीं करेगी। जब तक चेन जिन ने इनकार किया, वह उसे मजबूर नहीं करेगी। जियान ने तुरंत चेन जिन की ओर देखा। जिया क्विंगहुआन के साथ वे उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। चेन जिन का दिल इस समय उथल-पुथल में था, और वह एक पल के लिए भी शांत नहीं हो सका। जिया क्विंगहुआन के शब्दों ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, और वह खुश हो गया। हालांकि वह खुद से ईमानदारी से ये भी पूछ रहा था कि क्या वह प्रबंधक बनना चाहता है। उत्तर निस्संदेह हाँ था।
उसने स्वाभाविक रूप से सोचा कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसे ये पसंद है या नहीं। बात सिर्फ इतनी थी कि चेन जिन को पता था कि यह उनके लिए दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का अवसर था। अपने निचले स्तर के जीवन से छुटकारा पाना उनके लिए एक बड़ा निर्णय था। कारण ये था कि यह अतुलनीय रूप से यथार्थवादी था। चेन जिन अच्छी तरह से जानते थे कि उनके जैसे व्यक्ति के लिए, चाहे उनके पास कितने भी विचार हों, वे सभी सिर्फ भ्रम थे। उसे सपने की नहीं, पैसों की जरूरत थी। वह पैसों से अपने सपनों को साकार कर सकता है। केवल पैसे के साथ ही उसे अपने सपनों के बारे में बात करने का अधिकार होगा। अन्यथा एक गरीब लड़का जिसने अभी अभी जूनियर हाई स्कूल से स्नातक किया है, वह हर दिन सपने देखता रहेगा और उसे मजाक समझा जाएगा। फिर चेन जिन की नज़र जिया किंगहुआन पर पड़ी और उसकी नज़रें उससे मिलीं। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके पास यही एकमात्र मौका था। यदि वह चूक गया तो वह चला जाएगा। जब जिया क्विंगहुआन ने ये सुना तो वह मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं जानता था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। जियान ए ने ये सब देखा और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उस समय चेन जिन को जिया क्विंगहुआन के साथ टीम में शामिल करना उनका एक अनजाने में लिया गया कदम था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका परिणाम ऐसी जोड़ीदार जोड़ी के रूप में निकलेगा। रहने भी दो, उसने शुरू में चेन जिन के लिए एक नौकरी खोजने की योजना बनाई थी जिससे वह कुछ सीख सके। अब जब चेन जिन के पास अपनी दिशा और लक्ष्य था तो ये भी एक अच्छी बात थी। मुझे नहीं लगता कि किसी कंपनी में साइन इन करने के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत है। जियान ए ने अपना मुंह खोला और विषय को वापस लाया। चेन जिन ने भी अपने विचारों को दूर रखा और तुरंत कहा, यह सही है। हमारे पास अभी भी पेशेवरों और विपक्षों पर विचार करने का समय है। आखिरकार इस पहले नाटक का फिल्मांकन अभी शुरू हुआ है। क्विंगहुआन जनता के दृष्टिकोण के क्षेत्र में तभी प्रवेश करेगा जब नाटक प्रसारित होगा। उससे पहले ये हमारा पूरा समय है। जिया क्विंगहुआन अपने सामान्य स्वरूप में लौट आए। उसने अपना मांस खाया और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। भाई जिन का अंतिम निर्णय है। जियान ए ने किंगहुआन को देखा लेकिन एक विचार आया। उन्होंने मकाओ से लौटने के बाद एक दूसरी सहायक कंपनी स्थापित करने और मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने की लंबे समय से योजना बनाई थी। हालांकि यह अब केवल उसके विचारों में से एक था। उसे अभी तक बाई झोउ से इस बारे में बात नहीं करनी थी। इसलिए भले ही वह जिया किंगहुआन पर हस्ताक्षर करना चाहती थी, लेकिन उसे अपना मुंह खोलने की कोई जल्दी नहीं थी। अपनी दोस्ती से किंगहुआन का अपहरण करना तो दूर की बात है। किंगहुआन को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में जल्दबाजी न करने के लिए कहकर वह अपने लिए एक और मौका खरीदने की भी कोशिश कर रही थी। यह कोई योजना नहीं थी क्योंकि चाहे कुछ भी हो, अंतिम निर्णय किंगहुआन और चेन जिन के हाथों में होगा। वह केवल अन्य कंपनियों की तुलना में बेहतर स्थितियां प्रदान कर सकती थी। हॉटपॉट खाने के बाद जियान ए ने चेन जिन को अकेले घर जाने के लिए कहा, जबकि वह सीधे बाई झोउ के पास गई। एक मनोरंजन कंपनी। जियान ए ने बाई झोउ को अपने इरादे बताए। बाई झोउ हैरान थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सेक्ट मास्टर इतनी जल्दी दूसरी सहायक कंपनी स्थापित करना चाहेंगे। रियल एस्टेट से पैसा वसूलना बहुत धीमा है। अगर हमारे पास अन्य लाभदायक परियोजनाएं नहीं हैं, तो शुरुआत में हमारे पास केवल खर्च होंगे और अगले कुछ वर्षों में कोई रिटर्न नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, जियान ए ने कहा। बाई झोउ ने सिर हिलाया। वह ये सब समझता था, लेकिन उसने संप्रदाय मास्टर से इतनी जल्दी निर्णय लेने की उम्मीद नहीं की थी।
चूंकि यह जियान ए का निर्णय था, बाई झो स्वाभाविक रूप से इसका कारण नहीं पूछेगी या आपत्ति नहीं करेगी। हालांकि एक मनोरंजन कंपनी दूसरों से अलग थी। उन्हें फिल्म और टेलीविजन निवेश और कलाकारों की निरंतर खोज की आवश्यकता थी। बाजार में टिके रहने के लिए उन्हें तेज और दूरदर्शी होने की जरूरत थी। ये कोई आसान काम नहीं था। जियान ए को स्वाभाविक रूप से पता था कि बाई झो किस बारे में चिंतित थी। अपने पिछले जीवन में जियान ए ने कभी भी मनोरंजन उद्योग में इतनी आसानी से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि अब यह अलग था। उसका पुनर्जन्म हुआ था और वह मनोरंजन उद्योग की बाजार स्थिति को अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानती थी। जिन जोखिमों के बारे में बाई झो चिंतित थी, वे जियान ए के खिलाफ बेकार थे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें कानूनी व्यक्ति के रूप में किसे उपयोग करना चाहिए? बाई झो ने जियान ए से पूछा। जियान ए ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मेरे भाई का उपयोग करें। उसके भाई को पहले से ही पता था कि उसने एक कंपनी शुरू की है, इसलिए उससे यह बात छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। बाई झो ने थोड़ा सिर हिलाया और पूछा, कंपनी का नाम क्या है? जब वे दोनों बात कर रहे थे, ची यांग हाथों में 2 केक लेकर एप्रन में रसोई से बाहर आया। संप्रदाय मास्टर, मेरी तिरामिसू आजमाएं। ची यांग ने सम्मानपूर्वक जियान ए के सामने केक रखा। जियान ए मुस्कुराया, लेकिन उसकी नज़र ची यांग के एप्रन पर पड़ी। वह हरा भरा था और गुलाबों से भरा घास का मैदान प्रतीत हो रहा था। गुलाब मनोरंजन, जियान ए ने चिल्लाकर कहा। बाई झो ने नाम की परवाह नहीं की और उसे याद रखा। हालांकि ची यांग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जियान ए पर मुस्कुराने से पहले अपने एप्रन की ओर देखा। फिर जियान ए ने बाई झो के साथ अन्य विवरणों पर चर्चा की। बाई झो ने उन सभी को याद कर लिया। इस समय वानबाओ जिले के तियादू गार्डन विला क्षेत्र में विला के मुख्य द्वार से एक ग्रे सेंटाना कार धीरे धीरे अंदर आई। हालांकि यह सेंटाना बिल्कुल नई कार थी, फिर भी यह जगह के साथ बहुत असंगत थी। विला की सड़क के किनारे 1 लाख युआन से अधिक कीमत की प्रसिद्ध कारें खड़ी थीं। कार आखिरकार एक दूधिया सफ़ेद विला के सामने रुकी। वांग यूनफा और ली जिया उतरे। विला में तेज रोशनी थी, हालांकि यह विलासितापूर्ण नहीं था। ली जिया की नज़र में केवल विला शब्द ने उसे महसूस कराया कि यह उसकी पहुंच से बाहर है। उसकी आंखों से ईर्ष्यालु ज्योति फूट पड़ी। ली जिया का झुलसा हुआ चेहरा सदमे से भरा था। फिर वह अपनी जीभ चटकाए बिना नहीं रह सकी। ये बड़े भाई का घर है। ये बहुत भव्य है। वांग यूनफा ने ट्रंक खोला और महंगी चाय की पत्तियां और समुद्री खीरे निकाले जो ली जिया ने खरीदे थे। वहाँ एक वीडियो गेम कंसोल भी था। अपनी पत्नी की बातें सुनकर वांग यूनफा ऐसे प्रसन्न दिखे जैसे वह यहीं रह रहे हों। बेशक भाई दुर्जेय है। इतना ही नहीं, बल्कि भाई के पास वानबाओ जिले में एक विला भी है। यह इससे भी बड़ा है। ली जिया की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। यह अविश्वसनीय है। इसकी कीमत 7 से 8 लाख युआन है ना? आप क्या सोचते हैं? यदि यह हाइचिंग जिले में होता तो ये 10 लाख युआन से अधिक होता। वांग यूनफा ने गर्व से कहा। उन्होंने ली जिया को चाय की पत्तियां और समुद्री खीरे सौंपे। पत्नी, उन्हें ले जाओ, वे सभ्य हैं। ली जिया ने तुरंत उसे उससे ले लिया और कहा, बेशक मुझे जो खरीदा है उसे अपने साथ रखना होगा। जब वह मॉल गई थी तो उसने खासतौर पर अपने जीजाजी के लिए ये खरीदा था। चाय उत्तम दर्जे की दा होंग पाओ थी। उसने अपने बहनोई के सबसे कीमती बेटे के लिए समुद्री खीरे और एक गेम कंसोल भी खरीदा। ली जिया को शुरू में इतना पैसा खर्च करने पर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन जब उसने यह बड़ा विला देखा तो उसे तुरंत लगा कि यह इसके लायक है।
यदि वह भविष्य में अपने जीजाजी के परिवार के साथ अच्छी तरह से रह सके और वह अपने भाई की देखभाल करे तो उनका जीवन बेहतर होगा, है ना? इसके बारे में सोचने के बाद ली जिया ने वांग युनफा का पीछा करते हुए दरवाजे तक प्रवेश किया। वांग युनफा ने दरवाजे की घंटी दबाने के लिए हाथ बढ़ाया और जल्द ही दरवाज़ा अंदर से खुल गया। युनफा, भाभी। जिस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला वह कोई और नहीं बल्कि वांग युनजोंग की पत्नी जियांग चुनफेन थी। जब जियांग चुनफेन ने उन दोनों को देखा तो वह दंग रह गई। अतीत में वांग युनफा ने शायद ही कभी उनसे मिलने की पहल की हो। भाभी, ली जिया ने उसे पीटा और भावुक मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। हम आपसे और भाई से मिलने के लिए यहाँ हैं। जियांग चुनफेन ने तुरंत उनके लिए रास्ता बना दिया। जल्दी आओ, तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? मैं तैयारी कर सकता था। जियांग चुनफेन एक दयालु व्यक्ति थे और उनका व्यक्तित्व बेहद सौम्य था। भले ही वह वांग युनफा के चरित्र को जानती थी, लेकिन उसने कभी भी उसे व्यक्तिगत रूप से कोई रवैया नहीं दिया था। इसके अलावा वह अपनी पत्नी को भी ले आया। जब हम परिवार हैं तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता क्यों होगी? वांग युनफा मुस्कुराए। क्या भाई वापस आ गया है? वह वापस आ गया है। वह अभी-अभी विमान से उतरा है और घर पहुंचा है। वह ऊपर स्नान कर रहा है। उन्हें घर में आने देने के बाद ली जिया ने अपने हाथों में मौजूद चीज़ों को कॉफ़ी टेबल पर रख दिया। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपनी आंखों के कोने से अपने आसपास का आकार देख रही थी। लेकिन उसने खुशी से कहा, भाभी, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या लाऊं। युनफा ने कहा कि भाई को चाय पीना पसंद है। मुझे चाय के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं केवल सबसे महंगी चाय ही चुन सकती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई को ये पसंद है। तुम देखो, तुम पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारे भाई के पास इतनी चाय है कि वह इसे खत्म नहीं कर सकता। जब वांग युनफा ने ये सुना तो उसने झट से कहा, यह वैसा ही कैसे हो सकता है? ये तो था उसके भाई और भाभी ने खरीदा। वहाँ समुद्री खीरे का एक डिब्बा भी है। मैंने सुना है कि इन्हें खाना त्वचा के लिए अच्छा होता है। जियोजिया ने उन्हें विशेष रूप से आपके लिए खरीदा है। धन्यवाद। जियांग चुनफेन ने इसे मुस्कुराहट के साथ प्राप्त किया। ये पहली बार था जब उसे वांग युनफा से कुछ मिला था। उसने मन ही मन सोचा, शादी के बाद वह अलग हो गया है। उसकी पत्नी दुनिया के तौर तरीके अच्छी तरह जानती है। वांग युनफा के परिवार के लिए यह उपहार सस्ता नहीं था। जियांग चुनफेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे केवल ये महसूस हुआ कि चूंकि वे पहली बार उनसे मिलने आए थे और वे चेहरा खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इतनी महंगी चीजें खरीद लीं। जब वे बात कर रहे थे, वांग युनजोंग ने आवाज़ें सुनी और दूसरी मंजिल से नीचे आ गए। जब उसने वांग युनफा और ली जिया को देखा तो वह दंग रह गया। तुम दोनों यहाँ क्यों हो? जब वांग युनजोंग ने अपने छोटे भाई बहनों का सामना किया तो उनमें पहले से ही एक प्रकार का अहंकार था जो दूसरों से श्रेष्ठ था। इस समय वह कोई अपवाद नहीं था। उनके चेहरे पर कोई भावुक भाव नहीं था और उनका स्वर भी उदासीन था। वांग युनफा को पहले से ही इसकी आदत थी। उन्होंने ली जिया को पहले ही बता दिया था कि उनके भाई को हंसना पसंद नहीं है और वह एक गंभीर व्यक्ति हैं। इसलिए ली जिया को कोई आपत्ति नहीं थी। जियांग चुनफेन ने वांग युनजोंग से कहा। युनफा ने कहा कि वह अपनी पत्नी को हमसे मिलने के लिए लाया था। उसने तुम्हें दा होंग पाव भी खरीद लिया। वांग युनजोंग सोफे की ओर बढ़े और उनकी नज़र दा होंग पाव की उत्तम पैकेजिंग पर पड़ी। उसके बगल में समुद्री खीरे का एक डिब्बा था। अकेले इन दो चीज़ों की कीमत कुछ 100 युआन होगी।
वह अपने भाई को सबसे अच्छी तरह जानता था। ली जिया ही वह व्यक्ति होगी जो इतने महंगे उपहार खरीदना चाहती होगी। इस पैसे को खर्च करने का क्या फ़ायदा? आप दोनों की अभी अभी शादी हुई है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, वांग युनजोंग ने धीरे से कहा। वांग युनजोंग ने अपनी दो बहनों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसका भाई अलग था। उसे वांग परिवार के लिए वंशावली आगे बढ़ानी थी। हालांकि जब उसके भाई की शादी होने वाली थी तो बूढ़ी औरत उससे पैसे उधार लेने आई थी और उसने इनकार कर दिया था। फिर भी उसने बाद में बूढ़ी औरत को साउथ सिटी हाउस डीड दे दी। हालांकि बूढ़ी औरत ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा। वांग युनजोंग मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि बूढ़ी औरत अपने छोटे भाई की शादी के लिए पैसे का उपयोग करने और उसके लिए एक नया घर खरीदने के लिए साउथ सिटी में अपना यार्ड बेचने जा रही थी, क्योंकि वह उस यार्ड में नहीं रहता था और इसकी कीमत ज़्यादा नहीं थी। वह इसे बेचने के लिए परेशान नहीं हो सकता था, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से अपने भाई की मदद करने के रूप में माना जा सकता था। जब ली जिया ने वांग युनजोंग के शब्दों को सुना, तो उसने तुरंत कहा, हमें वह पैसा खर्च करना होगा जो खर्च किया जाना चाहिए। भाई के घर पर यह हमारा पहला मौका है, तो हम खाली हाथ कैसे आ सकते हैं? वांग युनफा ने सहमति में सिर हिलाया। यह सही है। आप लोग बातचीत जारी रखें। मैं एक बर्तन में चाय बनाने जाऊंगा। जियांग चुनफेन घूमी और रसोई में चली गई। फिर वे सोफे पर बैठ गए। वांग युनजोंग ने लापरवाही से सिगरेट जलाई और सहज भाव से पूछा, क्या आप अपनी बड़ी बहन और दूसरी बहन के घर देखने नहीं गए थे? वांग युनफा कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन ली जिया ने उन्हें रोक दिया। ली जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही हम जाना चाहें, हमें पहले बड़े भाई से मिलने तक इंतजार करना होगा। आखिर बड़ा भाई सबसे बड़ा बच्चा है। हमें ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि प्रभारी कौन है और कौन नहीं। ठीक है। ली जिया की चापलूसी स्वाभाविक थी, और वांग युनजोंग ने इसका आनंद लिया। तुरंत उसके चेहरे पर गर्व की झलक चमक उठी। उन्होंने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, आपकी बड़ी बहन की नौकरी की प्रकृति अपेक्षाकृत विशेष है। आमतौर पर यदि आप वहां जाते हैं तो आप उसे नहीं देख पाएंगे। वांग युनमेई को नीचा दिखाना और उपहास करना पहले से ही वांग युनजोंग की आदत बन गई थी। अतीत में उन्होंने जानबूझकर वांग युनमेई को शर्मिंदा करने के लिए ऐसा कहा था। अब वांग युनजोंग को कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन वह अभी भी इस आदत को नहीं बदल सका। जब तक वांग युनमेई का जिक्र होता, वह हमेशा उसके काम के बारे में कुछ शब्द कहते। वांग युनजोंग की तरह वांग युनफा ने वांग युनमेई की नौकरी को तुच्छ समझा। उन जैसे पुरुषों की नज़र में जब तक एक महिला एक नाइट क्लब में काम करती है, वह बदचलन होगी। इसलिए जब वांग युनफा ने अपने भाई की बातें सुनी, तो उन्होंने मजाक उड़ाया। क्या ऐसा नहीं है? जियो जिया दिन के दौरान काम करती है, इसलिए अगर वह जाना चाहती थी तो वह केवल काम के बाद ही जा सकती थी, लेकिन बड़ी बहन रात में काम करती है। ली जिया एक चतुर व्यक्ति थी और उसने अपने पति से लंबे समय से सुना था कि बड़े भाई को उसकी दो बहनें पसंद नहीं थीं। जैसा कि कहा जाता है, कोई इस आधार पर शब्द कहेगा कि वह किसके साथ है। ली जिया मुस्कुराए और सिर हिलाया। मैं कमोबेश थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैंने सोचा कि चूंकि वह युनफा की बहन है, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए। हे वांग युनजोंग उपहास के अलावा कुछ नहीं कर सके। अगर वह ऐसा करने की हिम्मत करती है, तो उसे दूसरों की बात से डरना नहीं चाहिए। उसकी आंखें तिरस्कार और घृणा से भरी थीं। हालांकि ली जिया को पता था कि वांग युनजोंग को बड़ी बहन पसंद नहीं थी,
लेकिन उसने उससे इस हद तक नफरत करने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी भावनाएं उसके पूरे चेहरे पर लिखी हुई थीं। वह केवल शुष्क हंसी ही कर सकी और इस विषय को जारी रखने का साहस नहीं किया। रसोई में जियांग चुनफेन ने उनकी बातचीत सुनी। वह असहाय होकर आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वांग युनफा और ली जिया के बारे में उसकी जो अच्छी धारणा थी वह तुरंत गायब हो गई। उसकी और वांग युनजोंग की शादी को कई साल हो गए थे। हालांकि उनके रैंक में अंतर के कारण वह वांग युनमेई के साथ कम ही बातचीत करती थीं, लेकिन वह बता सकती थी कि वांग युनमेई किस तरह का व्यक्ति था। हालांकि वह एक नाइट क्लब में एस्कॉर्ट थी, लेकिन यह आजीविका के लिए भी थी। वांग युनमेई के लिए अकेले 2 बच्चों की देखभाल करना आसान नहीं था। अगर उसे मजबूर न किया गया होता तो कौन ऐसी जगह काम करने को तैयार होता? इसलिए जियांग चुनफेन ने हमेशा वांग युनजोंग की बहन की प्रशंसा की थी। उसने अपने दोनों बच्चों को समझदार और आज्ञाकारी बनना सिखाया था। उन्होंने उसके बच्चों की तुलना में काफी अधिक प्रगति की थी। ऐसा नहीं था कि उनके पति वांग युनमेई को पसंद नहीं करते थे। वह सिर्फ वांग परिवार के 2 बुजुर्गों से प्रभावित था और लड़कियों से नफरत करता था। यहाँ तक कि वांग युझी भी अपने दिल में बेकार थे। उनकी 2 बहनों को बचपन से ही कभी पसंद नहीं किया गया था। हालांकि दोनों बुजुर्ग उसे एक खजाने की तरह मानते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपनी दोनों बहनों को तुच्छ समझता था। कोई कारण ही नहीं था, उसने बस उन्हें तुच्छ दृष्टि से देखा। यहाँ तक कि वांग युनजोंग भी अपने बेटे के प्रति बहुत पक्षपाती थे। उसने अपनी जड़ों का अनुसरण किया था, उन्हें इस बारे में बात करते हुए सुनना नहीं चाहता था। जियांग चुनफेन ने चाय लेकर बाहर आने से पहले विषय समाप्त होने का इंतजार किया। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन वह कम वास्तविक थी। उसने आवाज दी, आओ, चाय पी लो। धन्यवाद भाभी। वांग युनफा जल्दी से उठे और जियांग चुनफेन के हाथ से चाय का सेट ले लिया। फिर उसने कहा, भाभी, आप व्यस्त मत हो, हम जल्दी ही निकल जाएंगे। जियांग चुनफेन ने सिर हिलाया और वांग युनजोंग के पास बैठ गया। ली जिया ने चाय का कप उठाया और उसके हाथ में रखा, लेकिन उसने उसे नहीं पिया। उसने अपने होंठ भींचे और वांग युनजोंग की ओर देखते हुए बोली, भाई, ऐसा ही है। युनफा और मैं आज आपसे और भाभी से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। दूसरी बात, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। जब वांग युनजोंग ने ये सुना तो वह अपनी भौहें ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने मन ही मन सोचा, जैसा कि अपेक्षित था, वे कुछ चर्चा करने के लिए आए थे। वांग युनफा भी दंग रह गए। ली जिया ने पहले कभी उससे इस बारे में जिक्र नहीं किया। अब जब ली जिया ने अचानक अपना मुंह खोला, तो वांग युनफा घबरा गई। यह क्या था? वांग युनफा ने अपने दिल में बुदबुदाया, लेकिन वांग युनजोंग ने सीधे पूछा, क्या बात है? वांग युनजोंग पर एक प्रभावशाली आभा थी। इसके अलावा वह मुस्कुराता नहीं था, इसलिए ली जिया कमोबेश उससे डरती थी। हालांकि चूंकि वह पहले से ही यहाँ थी और उसने उपहार खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, इसलिए वह संभवतः बिना कुछ कहे वापस नहीं जा सकती थी। इस विचार को मन में रखते हुए ली जिया अपने दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और बोली, भाई, मैं आपसे ये देखने के लिए पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी कंपनी में युनफा के लिए नौकरी की व्यवस्था कर सकते हैं? उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना ली जिया ने तुरंत कहा, मैं उनसे नेतृत्व का पद लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वह कोई भी काम कर सकते हैं। आपके पास इतनी बड़ी नवीकरण कंपनी है, निश्चित रूप से कुछ तो होगा जो वह कर सकते हैं, है ना? कब? वांग युनफा ने ये सुना,
वह मदद नहीं कर सका लेकिन राहत की सांस ली। उसे अब भी लगा कि कुछ होगा। इतना सब होने के बाद वह उसके लिए नौकरी ढूंढ रही थी। वांग युनफा को इधर उधर घूमने की आदत थी, इसलिए वह तुरंत घूमा और अपने होठों को सिकोड़ लिया। वांग युनजोंग बहुत आश्चर्यचकित नहीं दिखे, न ही उन्होंने मना किया। इसके बजाय उसकी नज़र वांग युनफा पर पड़ी और उसने धीरे से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। माँ ने मुझे पहले भी इस बारे में बताया था, लेकिन युनफा खुद ऐसा नहीं चाहता था। बुढ़िया ने न केवल पहले इसका उल्लेख किया था, बल्कि उसने एक से अधिक बार भी इसका उल्लेख किया था। चूंकि बुढ़िया ने पूछा, वांग युनजोंग स्वाभाविक रूप से उसे अस्वीकार नहीं करेगा। हालांकि वांग युनफा काम पर जाने के बजाय मरना पसंद करेगी। वह अतीत में था। जब ली जिया ने सुना कि आशा है, तो उसने तुरंत अपने पति के लिए बात की। अतीत में वह अकेला था और भरपेट खाना खाने के बाद भूखा नहीं रहता था। लेकिन क्या अब हमारी शादी नहीं हो गई है? मेरा वेतन केवल 1000 युआन प्रति माह से अधिक है, और मैं मुश्किल से अपनी वर्तमान जीवन शैली को बनाए रख सकता हूँ। अगर हम दोनों कुछ पैसे बचाना चाहते हैं, तो उसे निश्चित रूप से काम करने के लिए बाहर जाना होगा। जब वांग युनजोंग ने ये सुना, तो वह वांग युनफा को देखने से खुद को रोक नहीं सका और पूछा, युनफा, तुम क्या सोचते हो? मैं काम पर नहीं जाना चाहता। वांग युनफा आश्वस्त नहीं था और केवल कमजोर ढंग से बुदबुदाया। हाँ। वांग युनजोंग ने जब ये सुना तो वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। उनका छोटा भाई भी ऐसा ही था। वह बेकार था, ये सोचने के लिए कि उसकी पत्नी दूसरों से भीख मांगने के लिए खुद को नीचे गिरा देगी। लेकिन उसने फिर भी पश्चाताप करने से इनकार कर दिया। जब ली जिया ने ये सुना, तो उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसने तुरंत वांग युनफा की ओर देखा और डांटते हुए कहा, क्या आपके पास भविष्य की कोई संभावना है? आप काम नहीं करना चाहते हैं? क्या आप मुझे अकेले अपने वेतन से हम दोनों का पालन पोषण करने देंगे? क्या आप अभी भी एक बच्चा चाहते हैं? अगर मैं गर्भवती हूँ तो क्या होगा? जब भविष्य में बच्चा पैदा होगा, तो मैं उसे पालने के लिए क्या उपयोग करूँगी? क्या मैं अपना खून बेचूंगी? 7 हिट कॉम्बो। अंत में वांग युनफा ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। उसे इस तरह देखकर ली जिया इतनी क्रोधित हुई कि उसने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप काम पर नहीं जाएंगे, तो मैं आपके बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। उद्धरण चिन्ह।